जोधपुर हिंसा का नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो से सवाल उठ रहे हैं कि क्या जोधपुर हिंसा सोची समझी साजिश थी। इस वीडियो में एक शख्स भीड़ को बुलाते दिख रहा है। तस्वीरों में सफेद कुर्ता पहने शख्स के बुलावे पर गली में कई लोग आते दिख रहे हैं और उसके बाद भीड़ हिंसा करती नजर आ रही है। तो ये वो वीडियो है जो आपको हम दिखा रहे हैं इस घटना का। 3 मई 2022 का ये वीडियो और ईद का कल त्योहार। लेकिन उससे पहले आप जिस व्यक्ति को इस वक्त लाल घेरे में देख रहे हैं, उसके बुलावे पर कई लोग इस गली में आते हुए दिख रहे हैं और उसके बाद मारपीट की शुरुआत होती हुई यहां से दिखाई दे रही है। ये देखिए, अब आपको लोग यहां पर दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और हमले जैसी स्थिति, हिंसा जैसी स्थिति यहां पर आपको इस वीडियो में दिखाई दे रही है। तो ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। सवाल इस तरह के लोगों पर ही है जिनके उकसावे पर हिंसा भड़की, चाहे वो राजस्थान का करौली हो या फिर जोधपुर। हमारे साथ और जानकारी के साथ इस वक्त अनुज जुड़ गए हैं। अनुज, ये तस्वीरें हमने दिखाई, ये वीडियो हमने दिखाया, लेकिन इस वीडियो को अभी किस तरह से पुलिस देख रही है? कौन ये व्यक्ति है? क्या इसकी पहचान अभी तक हो पाई है? जी बिल्कुल, इस शख्स की पहचान करने की कवायद की जा रही है, लेकिन जिस तरीके से वीडियो में साफ तौर पे दिख रहा है कि किस तरीके से ये शख्स जो है बाकायदा इंस्ट्रक्शन दे रहा है, बाकायदा बुला रहा है मॉब को, भीड़ को, और उसके बाद जो भीड़ है वो वहाँ पे पहुँचती है। उसके बाद वहाँ पर जमकर उत्पात मचाती है, जमकर हिंसा करती है। उसके बाद थोड़ी देर बाद ही, करीब 4 से 5 मिनट के बाद ही ये शख्स जो है उस भीड़ को वहाँ से जाने की भी बात करता है, क्योंकि जो आई विटनेसेस थे उनका भी साफ तौर पे यही कहना था कि एक शख्स ऐसा था जो लगातार लोगों को बुला रहा था और उसके बाद जैसे ही वहाँ पर पुलिस पहुँचती है, उसके बाद ये शख्स जो है वो जो उपद्रवी थे उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये शख्स कौन था और क्या ये इस पूरी हिंसा जो थी वो, क्योंकि जो इलाके के लोग हैं उनका साफ तौर पे ये कहना था कि उन्हें जिस तरीके से हिंसा हुई उससे उन्हें कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में किसी साजिश की बू आ रही है। तो सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये नकाबपोश कौन था। जाहिर तौर पर इसकी पहचान करने की कवायद की जा रही है कि आखिरकार ये शख्स कौन था, लेकिन इस मामले से जुड़े जितने भी सीसीटीवी कैमरे की फुटेज पुलिस खंगाल रही है, पुलिस का ये कहना है कि कई लोगों की पहचान इसमें की गई है। करीब 50 से ज्यादा लोगों की पहचान की जा चुकी है और उन तमाम लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। साथ ही साथ ये पता लगाया जा रहा है कि क्या ये पूरा मामला जो था वो एक साजिश के तहत था, इस बात की जांच की जा रही है। लेकिन ये एक सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि आखिरकार प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं कमी जरूर रही। जो लोकल इंटेलिजेंट इनपुट्स था वो फेल्योर कहीं ना कहीं जरूर दिखा, क्योंकि जिस तरीके से परसों रात को हिंसा होती है उसके बाद माहौल जो है वो शांत हो जाता है, लेकिन प्रशासन जो है वो सही तरीके से डिप्लॉयमेंट करने में कमी रखती है, जिसकी वजह से सुबह एक बार फिर से हिंसा भड़कती है और जो उपद्रवी हैं वो बाकायदा न सिर्फ जिस जगह पे हम खड़े हैं वहां पर, बल्कि यहां से थोड़ी दूरी पर जो कबूतर चौक इलाका है वहां पर भी उपद्रवी पहुंचते हैं, वहां भी जमकर उत्पात मचाते हैं। जो गाड़ियां उनके रास्ते में आती हैं उन गाड़ियों को अपना निशाना बनाते हैं, ATM मशीन को अपना निशाना बनाते हैं। तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं यहाँ पर लापरवाही साफ तौर पे देखने को मिल रही है। हालांकि सरकार का यह कहना है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, जिसकी लापरवाही सामने आएगी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जिस तरीके से हमने देखा कि करौली में हिंसा हुई और उसके बाद यहां पर जो हिंसा हुई, यानी क्या करौली हिंसा से सरकार ने कोई सबक नहीं ली? और जब भी इस तरीके का फेस्टिवल या त्योहार होते हैं तो ऐसे में लोकल इंटेलिजेंट को एक्टिव किया जाता है, उनसे जानकारी हासिल की जाती है। तो क्या यहां पर इस तरीके की चीजें नहीं की गई? होमवर्क में कहीं ना कहीं कमी जरूर देखने को मिली और इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि अब एक्शन की
बात कही जा रही है। फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं, जहाँ तक आपकी नजरें जाएंगी वहाँ आपको पुलिस बल दिखेगी। तमाम तरीके से यहाँ के सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, तमाम जगहों पर पुलिस की तैनाती की गई है। बेवजह आने जाने वालों पर रोक टोक है। जो लोग जरूरी काम से निकल रहे हैं उन्हें जरूर इजाजत दी जा रही है, वरना लोगों से यही कहा जा रहा है कि लोग अपने घरों में ही रहें, क्योंकि 10 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाया गया है। और साथ ही साथ प्रशासन की ये अपील है लोगों से कि लोग जो हैं वो अफवाहों पर ध्यान न दें। तो फिलहाल जो है इस पूरे मामले में जांच की जा रही है, पता लगाया जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से ये हिंसा भड़की उससे कई सवाल अनुज, लौटते हैं आपके पास। आपकी ही भेजी हुई एक ग्राउंड रिपोर्ट है, पुलिस वहां पर किस तरह से गश्त कर रही है, ये रिपोर्ट दिखाते हैं। जोधपुर हिंसा मामले में आरोपियों की धरपकड़ लगातार जारी है। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के जरिए उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। अब तक इस पूरे मामले में 11 से ज़्यादा एफआईआर दर्ज है। साथ ही साथ 50 से ज़्यादा लोगों को चिन्हित किया जा चुका है और करीब 100 से ज़्यादा लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। लेकिन इस वक्त हम उसी चौराहे पे मौजूद हैं जिस चौराहे से इस हिंसा की शुरुआत हुई थी। तस्वीरों के जरिए हम दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से इस वक्त आप देख सकते हैं कि जहां तक आपकी नजरें जाएंगी आपको पुलिस जो है वो दिखेगी, पुलिस की टीम जो है वो यहां पर दिखेगी। बाकायदा बैरिकेड्स लगाए गए हैं और इस चौराहे पर जो भी रास्ते आते हैं उन तमाम जगहों पे आप बैरिकेड्स देखेंगे, पुलिस की मौजूदगी देखेंगे। निश्चित तौर पर चूंकि इस पूरे इलाके में कर्फ्यू लगा हुआ है, इस वजह से बेवजह आने जाने वालों पर पाबंदी है। हालांकि जरूरी चीज़ों के लिए छूट है। इसी वजह से अगर कोई यहाँ पर आता जाता दिख रहा है तो उससे बाकायदा पुलिस जो है वो पूछताछ कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कहीं वो बेवजह तो नहीं निकले हुए हैं। लेकिन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि किस तरीके से फिलहाल यहाँ पर पुलिस की टीम जो है वो मौजूद है। जिस तरीके से यहाँ पर हिंसा हुई, दरअसल हिंसा की शुरुआत जो है वो इसी चौराहे से हुई। परसों रात करीब 11:30 बजे के आसपास यहाँ से ही हिंसा की शुरुआत हुई। उसके बाद उपद्रवी जो है वो यहाँ पर आते हैं, जमकर पथराव करते हैं, लेकिन उसके बाद यहाँ पर पुलिस की टीम आती है और किसी तरह से माहौल को शांत किया जाता है। लेकिन ठीक दूसरे दिन बात करें, सुबह एक बार फिर से हिंसा भड़कती है। यहाँ से कुछ दूरी पर वो जगह है जहाँ पर दूसरी बार हिंसा भड़कती है। वहाँ पर भी कई लोग जो हैं उस हिंसा में घायल होते हैं। हालांकि उसके बाद वहाँ भी इस वक्त जो है पुलिस की टीम की मौजूदगी है। फिलहाल जो है जोधपुर में करीब 10 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाया गया है और इसी तरीके से पुलिस की मौजूदगी है। जो लोग भी बेवजह निकल रहे हैं उनसे पूछताछ किया जा रहा है, उन्हें ये सलाह दिया जा रहा है कि वो अपने घरों पर रहें, बेवजह घरों से न निकले। साथ ही साथ प्रशासन की अपील है कि लोग जो है वो अफवाहों पर ध्यान न दें। तो फिलहाल जो है तमाम जगहों पे आपको इसी तरीके से पुलिस की मौजूदगी दिखेगी। साथ ही साथ पुलिस जो है इस पूरे मामले में मामले की तफ्तीश कर रही है और पुलिस का ये कहना है कि जो भी इसमें इन्वॉल्व होगा, जो भी इसमें शामिल होगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन एक सवाल, आखिरकार इस हिंसा का तो अनुज की ये पूरी रिपोर्ट हमने आपको दिखाई और ये जो वीडियो इस वक्त आप देख रहे हैं, सबसे नया वीडियो जो मिला है इस पूरी घटना को लेकर वो है जिसमें एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है और उसके बुलावे पर बहुत से लोग वहां पर और आते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये भी जांच का विषय है, इस पर देखना होगा आगे ऑफिशियल रिएक्शन क्या आता है। बीजेपी से शहजाद पूनावाला इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शहजाद, आप लगातार ट्वीट कर रहे हैं जिसमें आप राजस्थान में हिंसा को लेकर कई सवाल उठा रहे हैं, लेकिन क्या अभी इंतजार नहीं करना चाहिए कि इन्वेस्टिगेशन में चीजें थोड़ी क्लियर हों? देखिए, अशोक गहलोत जी की सरकार तुष्टीकरण की कदरदान और दंगाइयों की सबसे बड़ी भाईजान है। इसीलिए करौली का मुख्य आरोपी टाइम्स नाउ का कैंपेन 1 महीने से चल रहा है। मतलू अभी तक गिरफ्तार नहीं है। छाबड़ा का मुख्य आरोपी दंगों का वो अशोक गहलोत की इफ्तार पार्टी में है। और जो कल जोधपुर में गृह मंत्री के गृह जिले में हुआ, 250 अनआइडेंटिफाइड लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है। देखिए, सीसीटीवी में सारी चीजें चिन्हित है। कौन दंगा कर रहा है, कौन पत्थर फेंक रहा है, कौन झंडे उतार रहा है, कौन झंडे लगा रहा है, कौन पुलिस को पीट रहा है, सब चिन्हित है, सब दिख रहा है कौन कर रहा है। पर अनआइडेंटिफाइड लोगों के खिलाफ एफआईआर गहलोत सरकार करती है। ये दिखता है कि ये सहयोग नहीं, ये प्रयोग नहीं, ये तुष्टीकरण का सबसे घिनौना उद्योग चल रहा है राजस्थान की सरकार के द्वारा। और इसीलिए वोट बैंक का वीटो कार्ड दंगाइयों को देना ये इनका धर्म बन चुका है। क्या आप ये कह रहे हैं कि राजस्थान की सरकार संरक्षण दे रही है हिंसा करने वालों को, आरोपियों को? बिल्कुल, राजस्थान सरकार हमेशा हिंदू विरोधी हिंसा के जो भी अपराधी होते हैं उनको वोट बैंक का वीटो कार्ड
और प्रोटेक्शन कार्ड देती है, और इसीलिए मतलूब 1 महीने से फरार है। इसीलिए बाकी जो भी आरोपी है हिंदू विरोधी हिंसा में, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। और हिंदू विरोधी मानसिकता जो कांग्रेस की है वो तो बार बार दिखती है। दिल्ली में भी हिंदू मुसलमान करना हो, सालासर बालाजी का गेट ध्वस्त करना हो, हिंदुओं के नववर्ष पर 144 लगाना, परंतु जुमा शहजाद, नमाज जब के आप लाउडस्पीकर लगाना। ये तमाम आरोप राजस्थान की सरकार और अशोक गहलोत पर लगा रहे हैं कि वो हिंदू विरोधी हैं, वो ऐसी घटनाओं को संरक्षण दे रहे हैं, इन सब के बीच क्या देश के गृह मंत्रालय की कोई भूमिका हो सकती है? फिर रिपोर्ट तलब करने को लेकर इन हालातों, अगर इतने गंभीर आरोप जब आप एक राज्य की सरकार के ऊपर लगा रहे हैं, मुख्यमंत्री के ऊपर लगा रहे हैं, तो देश का गृह मंत्रालय क्या करेगा इस मामले में? देखिए, मुझे लगता है कि कानून व्यवस्था राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है। पहले अशोक गहलोत जी बता दें कि कौन सी वो मजबूरी है जिसके चलते वो अपना संवैधानिक धर्म जो है वो उसके पालना नहीं कर सकते हैं। उसके बाद मुझे निश्चित रूप से गवर्नर जो भूमिका लेना चाहते हैं वो उनका विशेष अधिकार है। गवर्नर और महामहिम राष्ट्रपति उसके आधार पर फिर कार्रवाई करेंगे। पहले अशोक गहलोत बता दें कि उनसे संभल नहीं पा रहा। ठीक है, शुक्रिया शहजाद आपका हमसे बात करने के लिए। जोधपुर हिंसा को लेकर टाइम्स नाउ नवभारत की टीम लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और आपको हर रिपोर्ट सबसे पहले दिखा रही है। इन सबके बीच टाइम्स नाउ नवभारत ने उन लोगों से बात की जो न सिर्फ हिंसा के वक्त मौके पर मौजूद थे, बल्कि खुद उस हिंसा का शिकार भी हुए। सबसे पहले गवाह हैं अरविंद पुरोहित, जो पेशे से पत्रकार हैं। हिंसा कब और कैसे शुरू हुई, टाइम्स नाउ नवभारत संवाददाता अनुज मिश्रा ने खास बातचीत की। जोधपुर हिंसा मामले में कई लोग घायल हुए हैं। इस समय हमारे साथ वो जर्नलिस्ट मौजूद हैं जो कि इस हिंसा में घायल हुए हैं। ये उस समय के चश्मदीद भी हैं। आइए इनसे बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये हिंसा शुरू कैसे हुई और क्या किसकी लापरवाही इसमें साफ तौर पे देखने को मिलती है। आप पहले हम इनको दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं इनको चोटें भी आई हुई हैं यहाँ पर बाकायदा। इनकी एमएलसी जो है वो फिलहाल अभी चल रही है और अभी थोड़ी देर पहले डेलीगेशन भी आया था जो कि अंदर जो घायल हैं उनसे मिलकर गया है। इनसे क्या कुछ बात हुई, कैसे हिंसा हुई, कैसे शुरुआत हुई, ये सारी चीजें हम समझते हैं। सबसे पहले हम आपसे समझना चाहेंगे कितने बजे के आसपास का ये इंसिडेंट था, शुरू से कहानी आपसे समझना चाहेंगे। ये सारा इंसिडेंट 11:45 पर चालू हुआ। हम लोग जालो गेट चौराहे पे आए। यहाँ पे काफ़ी तरह के अलग अलग इस्लामिक या कोई भी तरह के अपने धर्म के झंडे लगा रहे थे लोग। यहाँ पे एक मूर्ति है चौराहे पे, वो है स्वतंत्रता सेनानी की, फ्रीडम फाइटर की, जिनका नाम है बाल मुकुंद जी बिस्सा। जब इस तरह के झंडे लगाए जा रहे थे तो हमने पुलिस से बोला कि ये जो झंडे लगा रहे हैं, ये जो मूर्ति है ये डैमेज हो सकती है, इसको पूरी तरह से टेपिंग कर रहे हैं। ये तरीका गलत है लगाने का। ये चाहे तो ढंग से नीचे फाउंडेशन रख के झंडा लग सकता है। तभी वहाँ पे 200-250 युवक उन्मादी जो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव थे, जो ये झंडे लगा रहे थे, उन्होंने हमारे ऊपर अटैक कर दिया कि आप लोग क्यों। वहाँ पे क्या पहले से झंडा कोई लगा हुआ था? वहाँ पे झंडा ऑलरेडी लगा हुआ था, वो यही इन्होंने लगाया था अपना ग्रीन कलर का इस तरह का कोई। अच्छा। और हमने सिर्फ यही कहा था, शुरुआत वहीं से हुई। बात ये था कि परशुराम जयंती था, उसकी वजह से वहाँ पे भगवा कलर का झंडा लगाया गया था, ऐसी कोई बातें थी? भगवा झंडा जो लगाया था वो हमने पुलिस की देखरेख में खुद ने उतरवाया था ताकि कोई तरह के सांप्रदायिक सौहार्द नहीं बिगड़े, कोई तरह का लड़ाई झगड़ा, कोई तरह की हिंसा नहीं हो। इसलिए पुलिस की देखरेख में वो झंडे उतार दिए गए थे। वहाँ कोई तरह का झंडा नहीं था। झंडे बाद में लगाए गए और जो झंडे लगाने का तरीका था वो गलत था। उसका विरोध वो भी सिर्फ पुलिस से किया गया और पुलिस से विरोध था। पुलिस को ये कहा गया कि आप ऐसा कीजिए। हमने सीआई को उस वक्त फ़ोन किया था कि आप प्लीज़ यहाँ पे पधारें और स्थिति को कंट्रोल करें, और ये तरीका जो है वो गलत है झंडा लगाने का। तो वहाँ पे जो लोग झंडा लगा रहे थे वो अपने एग्रेशन में थे और वो इस बात को नहीं समझ पाए, और कुछ लोग थे उनके समझ भी गए। उन्होंने बोला ठीक है आप सही कह रहे हैं बिल्कुल, पर तब तक वहाँ पे लाठी डंडे लेके कम से कम 40-50 युवक और 200-250 की भीड़, हथियार थे कम से कम 40-50 जनों के, उन्होंने हमारे ऊपर अटैक कर दिया। वो अटैक लंबा चला, कम से कम 5-7 मिनट तक वहाँ पर 200-250 लोगों ने उन्माद मचाया। पूरे जालोई गेट पर अफरा तफरी मची। कई गाड़ी वाले क्षतिग्रस्त हुए, वो इधर उधर भागते रहे और ये वहाँ पे हुड़दंग मचाते रहे। फिर एक हमारे बीच में पत्रकार था जो ऊपर से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, तो उसका फ़ोन लेके तोड़ने के लिए उसके पीछे भागे। वो भागा चौकी की तरफ। जालोई गेट की चौकी है, उसके अंदर इतनी तोड़फोड़ की गई, पूरा कांच तोड़ दिया गया अंदर तक। एक कांस्टेबल था वो भी अपनी जान बचाने के लिए दूर दूर भागा। ये स्थिति हो गई। कम से कम 40-50 युवक उसको मारने के लिए दौड़े और उसका फ़ोन छीन लिया और तोड़ दिया गया। मतलब मैं आपसे ये समझना चाहूँगा, क्योंकि लगातार इस बात को लेकर कन्फ्यूज़न बना हुआ है। झंडा पहले से लगा हुआ था, वो हट गया था, दोबारा झंडा लगाया? जी, वो शाम को हट चुका था। वो दोपहर को पुलिस प्रशासन के द्वारा निवेदन करके हटा दिया गया था ताकि कोई तरह का सांप्रदायिक सौहार्द नहीं बिगड़े। वहाँ पर कोई झंडा नहीं था उस वक्त। इन्होंने अपना झंडा लगाया
और लगाने का जो तरीका था वो बहुत ही गलत था। मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि एक फ्रीडम फाइटर की मूर्ति को झंडे का बेस बनाने के लिए पूरी तरह से रैप कर दिया गया, टेप से टेपिंग कर दी गई। उस टेपिंग का हमने विरोध किया कि मुंह पर आपने टेप लगा दी, जो गलत है। झंडा लगाने का जो तरीका है वो गलत है। आप चाहे तो इसका बेस बना सकते हैं, फाउंडेशन रख सकते हैं और मजबूत करके अपना, आप इस मूर्ति को अगर बेस बनाने के काम में ले रहे हैं तो ये आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि ये जो फ्रीडम फाइटर है ये हमारे धर्म। अरविंद पुरोहित की बात आपने सुनी। अब गवाह नंबर 2 अमित, जिनके भाई भी हिंसा का शिकार हुए। वो इस हिंसा में घायल हुआ, उनके भाई जो हैं वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, कल ये गए थे वहाँ पे? कल नहीं गए थे भैया, ये आज सुबह गया था, अपनी सिस्टर के यहाँ जा रहा था, उस दौरान ये चीज़ हुई। क्या हुआ था बेसिकली? ये बेसिकली जालोरी गेट से घोड़े के चौक की तरफ जा रहा था, दूध के चौटे के पास ये खड़ा हुआ, वहाँ पे कुछ उपद्रवी लड़ाई कर रहे थे, तो इसने बाइक रख के साइड में खड़ा हुआ था, नहीं तो किसी ने बाइक में आग लगा दी, किसी बाइक में, उस बाइक में आग लगाई, पास में खड़े किसी ने पेट्रोल टैंक खोल दिया, तो उसमें आग की चपेट में ही आ गया। क्या करते हैं अमित? ये इंजीनियर है, इंडिगो पेंट में जॉब करता है। तो वहाँ से वो गुजर रहे थे वो? हाँ बस, थैंक यू भैया। नहीं, जोधपुर। तो जाहिर तौर पे ये थे। तीसरे गवाह हैं मुकुल, जिन्हें उपद्रवियों ने लोहे की रॉड से हमला कर घायल कर दिया। जोधपुर हिंसा में कई लोग घायल हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ मुकुल हैं जो कि इस हिंसा में घायल हुए हैं। मुकुल से हम बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से मुकुल को चोट लगी हुई है। पैर जो है वो बुरी तरह से फ्रैक्चर है। बताइए जा रहा है कि रॉड से मुकुल पर हमला किया गया था। क्या हुआ था मुकुल? कितने बजे के आसपास घटना है? आपसे कोई बातचीत हुई, कुछ किया हुआ? नहीं, मैं सीधा काम से घर पे जा रहा था, तो इधर जालोरी गेट पे ये जो दंगा हो रहा था उसकी वजह से मैं जा रहा था सीधा, तो मेरे को देख के क्या पता क्या हुआ, क्या गाड़ी का मारा पहले तो लात, और फिर मेरे को गिराया और फिर मेरे को रॉड से मारने लग गया। कितने लोग थे? 6 से 7 लोग थे। 6 से 7 लोग। आप गाड़ी से थे? हाँ। तो बाइक से थे आप? एक्टिवा। अच्छा, कौन सी गाड़ी से थे? एक्टिवा। अच्छा, तो आपको रोक के मारा होगा? नहीं, मैं जा रहा था, वो 6-7 जने थे पीछे से, एक जने लात मारे तो मैं गिर गया, अनबैलेंस हुआ, गाड़ी से गिर गया, फिर 2 जने पीछे से आए और रॉड से मारने लग गए। कुछ बोला नहीं आपको क्यों मार रहे हैं, क्यों आपने पूछा? और इस वक्त सूत्रों से हमारे पास एक बड़ी खबर आ रही है जोधपुर मामले को लेकर। जोधपुर घटना पर केंद्रीय गृह मंत्रालय लगातार नजर बनाए हुए है और इस बाबत खुफिया एजेंसीज ने अपनी एक रिपोर्ट केंद्र को भेजी है। आज शाम तक राजस्थान प्रशासन भी अपनी रिपोर्ट भेज सकता है। जोधपुर में सुरक्षा समीक्षा के बाद कर्फ्यू बढ़ाने पर फैसला लिया जाएगा। 10 थाना क्षेत्रों में आज रात 12 बजे तक कर्फ्यू है। जोधपुर हिंसा को लेकर गृह मंत्रालय लगातार इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। अमित कुमार हमारे साथ और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। गृह मंत्रालय की क्या भूमिका हो सकती है, ये सवाल मैंने अब से कुछ देर पहले बीजेपी से शहजाद पूनावाला हमारे साथ थे, अमित, उनसे भी पूछा, क्योंकि बार बार वो ये आरोप लगा रहे हैं राज्य की सरकार पर कि आरोपियों को जो हिंसा कर रहे हैं उनको संरक्षण है गहलोत सरकार का, हिंदू विरोधी हैं अशोक गहलोत। तो इस आधार पर क्या केंद्र किसी तरह का दखल दे सकता है, केंद्र की क्या भूमिका रहेगी? तो इस लिहाज से ये खबर बड़ी है अमित। देखिए, इसमें अगर आप देखिए तो इस तरह की घटना होने के बाद आमतौर पर जो केंद्र सरकार है, गृह मंत्रालय है, वो एक रिपोर्ट मंगाती है कि वहां पर पूरी घटना क्या हुई और वहां पर किस तरह के एक्शन लिए गए। हालांकि जोधपुर मामले में कोई गृह मंत्रालय की तरफ से कोई रिपोर्ट नहीं मांगी गई थी, लेकिन आमतौर पर जब बड़ी घटना होती है तो एक नियम है, एक प्रोटोकॉल है जिसमें केंद्र के होम मिनिस्ट्री को रिपोर्ट भेजी जाती है राज्य सरकार की तरफ से, कि क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर जो है उनके पास है, लेकिन बड़ी घटना है देश में, गृह मंत्रालय को भेजा जाता है। अब गृह मंत्रालय इसमें ये कर सकता है कि क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट मैटर है, तो वहां पर वो सजेशन दे सकता है या फिर उनको ये कह सकता है कि आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करनी चाहिए, यहाँ पर क्या कदम उठाने चाहिए और यहाँ पर आपकी तरफ से गलतियां हुई, इस तरह की चीजें केंद्र सरकार वहां पर जो डीजीपी है उनको है, इस तरह की कह सकता है। लेकिन इस पूरे मामले में शाम तक कहा जा रहा है कि प्रशासन की तरफ से भी आ जाएगा, खुफिया एजेंसियों ने अपनी रिपोर्ट भेज दी है जिसमें पूरे मामले का जिक्र है। अब देखना है कि स्टेट गवर्नमेंट क्या है। हालांकि वहां पे मीटिंग होने वाली है, कहा जा रहा है कि वहां पे कर्फ्यू को बढ़ाया जा सकता है। ऑलरेडी 10 थानों में कर्फ्यू लगा है, तो मामले को शांत करने के लिए जो भी जरूरी कदम केंद्र की तरफ से हो सकता है, वो जो भी मदद हो सकता है, पैरामिलिट्री फोर्सेज की जरूरत पड़ सकती है, हर तरह की मदद के लिए केंद्र सरकार भी तैयार है और कोऑर्डिनेट करने के लिए तैयार बैठा है। ठीक है, शुक्रिया अमित इस जानकारी के लिए।